गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन बात करेंगे कंपोजिट फंक्शन के नेक्स्ट टॉपिक में द्विआधारी संक्रिया, जिसको अपन बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रतिलोम किसी फलन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। अब अपने में लास्ट टॉपिक है इसका बाइनरी ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं क्या, द्विआधारी संक्रिया। अब ये क्या है द्विआधारी संक्रिया? द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, इसको अपन इस परिभाषा को भी बाद में देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अभी अपन समझते हैं कि द्विआधारी का मतलब क्या है, संक्रिया क्या होती है, फिर द्विआधारी क्या है, इसको समझते हैं। तो अपन कभी भी संक्रिया अपने पास जो है, ये जो संक्रिया लिखा हुआ है, इस शब्द का मतलब क्या है? संक्रिया मतलब योग, माइनस, गुणा, भाग, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं अपन? संक्रिया बोलते हैं। यही अपने पास संक्रिया, इनको ऑपरेशन बोलते हैं अपन। या प्लस का ऑपरेशन कर रहे हो, या माइनस का, गुणा का क्या कर रहे हो, या भाग का, इसको क्या बोलते हैं अपन? संक्रिया बोलते हैं। ये तो हो गई अपनी संक्रिया। अब ये द्विआधारी का मतलब क्या होता है, बाइनरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, द्वि का मतलब क्या हो गया? दो का द्वि का मतलब क्या होगा? इसका मतलब द्वि का मतलब क्या हुआ अपने पास? जो अपने पास ये लिखा है द्विआधारी, इसमें इसको दो भागों में बांट लो। दो भागों में हमने बांट दिया। द्वि का मतलब क्या हो गया? दो। आधारी का मतलब क्या हो गया? आधार। इसको अपन क्या बोलते हैं? बेस। मतलब आपकी जो भी संक्रिया करनी है उसके आधार कितने होने चाहिए? दो। आधार कितने होने चाहिए आपके? दो होने चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? आप ध्यान से देखो थोड़ा सा। मान लो एक काम करते हैं, ऐसे आपको मैं जोड़ने के लिए बोल दूं, तो आप इसको जोड़ दो तुरंत ही। कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। 8 8 और 16 हो गया। लेकिन आप बचपन में जाओ, जब बचपन में आपको दिया जाता था तो जोड़ने के लिए आप करते क्या थे? डायरेक्ट जोड़ के लिख नहीं पाओगे। क्लास सेकेंड थर्ड में रहे होगे तो क्या करते थे अपन? पहले इन दोनों को जोड़ोगे, 5 और 3 को जोड़ दिया, कितना मिला? 8 मिला। फिर 8, फिर अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? आप जाकर 16 मिल जाएगा अपने को। तो ध्यान से देखो, आप प्लस की जो संक्रिया कर रहे थे, इसमें कर क्या रहे थे? दो अंकों को जोड़ रहा हूं। कभी भी इन दोनों को जोड़ा, फिर ये 8 मिल गया, फिर 8 को 8 से जोड़ा तब मिल गया आपको 16 मिल गया। मतलब कोई भी संक्रिया आपको करनी है, कोई सी भी संक्रिया आप यूज करोगे तो उसका आधार कितना होगा? कितने अंक आप एक टाइम पर लोगे? 2 लोगे। कितने अंक ले रहे हो? 2 ले रहे हो। 5 और 3 8, 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 हो गया। अभी तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन मन में अपने दिमाग में जब इसका कैलकुलेशन कर रहे थे तो एक टाइम पे ऐसा नहीं था, डायरेक्ट 16 लिख दिया था। 5 3 को जोड़ा, फिर 8 और 8 को जोड़ के क्या लिखा था? 16। मतलब आप जो भी संक्रिया करते हो उसका आधार, एक टाइम पर आधार बेस उसका कितना होता है? 2 होते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? द्विआधारी संक्रिया। मतलब किसी भी संक्रिया को परफॉर्म करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको क्या, मानो मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं कुछ, अब इसको सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे? पहले इन दोनों को जोड़ोगे, जो भी आएगा ऐसे आएगा, +6। फिर इसको माइनस कर लो, +6। फिर कितना आ गया? ये आ गया। तो एक टाइम पे 2, एक टाइम पे 2, फिर एक टाइम पे 2। मतलब जो भी आप संक्रिया करते हो उसका आधार कितना होता है बेटा? 2 होते हैं। तो इसको बोलते हैं द्विआधारी संक्रिया। ये हो गया। अब हम बचपन में ये बहुत कुछ चीजें ध्यान नहीं देते हैं। अभी अब क्या होगा, इसमें किसी भी संक्रिया को 11th में मैंने शायद डिस्कस भी किया था आप सबसे, किसी भी संक्रिया को द्विआधारी होने के लिए उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे अपन कर क्या रहे हैं, जैसे मान लो आप ये कर रहे हैं 3 + 5 + 8 बराबर में 16। तो देखो 3 क्या प्राकृत संख्या है? 3 क्या प्राकृत संख्या है? 5 भी प्राकृत संख्या है और 8 भी प्राकृत संख्या है। ये हमने ले लिया। इनका योग जो 16 आया हुआ है, क्या ये n में है?
क्या n में है? हाँ है, 16 भी n में होता है। तो आपका अब जो 12th में द्विआधारी संक्रिया चाहे बाइनरी ऑपरेशन को समझने के लिए आपका होना चाहिए कि जो भी आप अंक लेते हो, जो भी अंक आप लेते हो, जिस समुच्चय से लोगे, n क्या है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, नेचुरल नंबर का सेट्स, नेचुरल नंबर का क्या है? सेट है ये। तो मतलब जिस समुच्चय से या जिस सेट से आप अंक लोगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट में जाना चाहिए। मान लो इसी में बोलूं मैं ऐसे 3 + 5 -9 बोल दूं, और मैंने जो सेट्स ले रखे हैं, 3 क्या n में है? हाँ है। 5 क्या n में है। 9 क्या n में है कि नहीं है? अब इनका जो रिजल्ट, इसका रिजल्ट कितना आया था? इसका तो 16 आ गया था। 3 भी n में है, 5 भी n में है और 8 भी n में है। इनका जो रिजल्ट 16 आया, ये भी किस में गया? n में गया। इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया है। मतलब क्या होता है? जिस समुच्चय से या जिस सेट से आप नंबर या अंक लेते हो उसका जो रिजल्ट आए उसी सेट में जाना चाहिए, तभी वो द्विआधारी संक्रिया हो गया। बचपन में अपन जोड़ते थे, कुछ भी काम करते थे, उनका जो रिजल्ट आता था उसी में जाता था, लेकिन अपन बचपन में ये n r z ये सब जानते नहीं थे, तो इसके बारे में आपको बताया नहीं जाता है। लेकिन आप कभी भी जाकर देखना, उनका जहां से आप लेते हो, जिनका योग आता है, चाहे जो रिजल्ट आएगा उसी में जाएगा, तभी वो क्या होगा? द्विआधारी संक्रिया होगा। ये दिमाग में बैठा लेना कि जिस सेट से आप अंक या नंबर लेते हो, संक्रिया लगाने के बाद या प्लस माइनस गुणा भाग जो भी करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसी सेट में जाएगा। रियल नंबर लिए हो, वास्तविक संख्या लिए हो, तो उसका रिजल्ट भी वास्तविक संख्या होना चाहिए। यदि वास्तविक संख्या नहीं है तो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा या बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब इसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 n में है, 5 n में है और 9 n में है। इन पे मैं संक्रिया लगा रहा हूँ। ये 8 हो गया, -9 हो गया, इसका रिजल्ट क्या आएगा? -1। -1 क्या है? n में नहीं है, माइनस संख्या n में नहीं आती है, तो -1 क्या है? n में नहीं है। इसलिए ये जो आपके पास संक्रिया दी हुई थी, ये क्या है? द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। एक तो ये दिमाग में बैठा लेना। इस पे आपके पास जो 1.3 में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट में यही पूछा है कि कौन सा द्विआधारी संक्रिया है, कौन सी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब थोड़ा सा अपने इस जो परिभाषा है अपने पास, इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैथ में मैथमेटिकल क्या होता है, इसकी परिभाषा ये तो हम समझ गए। यहां पर ध्यान से देखो तो द्विआधारी संक्रिया परफॉर्म करने के लिए आपको कितने अंकों की जरूरत हो रही है? 2 अंकों की। कोई भी संक्रिया अकेले तो कर नहीं लोगे। मैंने एक लिख दिया यहाँ पर, एक, तो इसको मान लो यहाँ पे प्लस लिखे हो, तो रिजल्ट कुछ लाने के लिए यहाँ पे कुछ करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, कुछ भी करो, तो आपको द्विआधारी संक्रिया परफॉर्म करने के लिए आपके लिए इनपुट, मतलब आपको कितने अंक की जरूरत है, कितने अंकों की जरूरत है, कितने अंकों की जरूरत है? 2 अंकों की। और जो रिजल्ट आ रहा है 1 + 2 करोगे कितना आएगा? 3। ये क्या होगा? 1 अंक है यहाँ पर, यहाँ क्या है? 1 अंक है। इतने यहाँ पे कितने अंकों की जरूरत पड़ी है? 2 अंकों की। कितने अंकों की? 2 अंकों की जरूरत पड़ी है। मतलब ये हो गया कि आपके पास जो द्विआधारी संक्रिया है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको 2 अंकों की जरूरत पड़ेगी और 1 अंक क्या आएगा? आपका रिजल्ट आएगा। अच्छा ध्यान से देखो, कुछ ले रहे हो, कुछ निकल के आ रहा है। 2 अंक लिए, 1 अंक निकल के आया। तो ऐसे ही इसमें भी तो होता था। फलन में आप प्रांत लेते थे, परिसर निकल के आता था, यही तो हो रहा था। आप यहाँ पर ऐसे कुछ करते थे, अंक लिखा हुआ था ऐसे A B C, 1 लेते थे तो A निकला था, 2 लिया था तो B निकला था, 3 लिया था तो C निकला था। लेकिन थोड़ा सा द्विआधारी संक्रिया में आपके पास जो प्रांत है
आपके पास जो प्रांत है, जो इनपुट है, वो कितने अंकों का होगा? 2 अंकों का होगा, और रिजल्ट क्या आएगा? 1 अंक का आएगा। अब बात यहां पे किया जाए कि आपने 11th में ये पढ़ा होगा, A क्रॉस B निकाला होगा, A क्रॉस B निकाला होगा, याद हो तो? याद है? समुच्चय A का समुच्चय B से कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। कार्तीय गुणन याद है? कार्टेशियन प्रोडक्ट करते थे 2 समुच्चय का, याद है कि भूल गए? कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे उसको। तो इसको थोड़ा सा समझाते हैं, तो यहाँ पे यूज होगा आपका, तो इसका समझ लेना, इसको लिखने नोट करने की जरूरत नहीं है आपको। बस ये होना चाहिए कि द्विआधारी संक्रिया किसको बोलते हैं? जिस सेट से आप अंक ले रहे हो उसी सेट से आपके रिजल्ट आने चाहिए। यदि रिजल्ट उसी सेट से आया हुआ है या उसी समुच्चय से आया हुआ है तो आपका बोलेंगे कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या द्विआधारी संक्रिया है। यदि उसी सेट से आपका रिजल्ट नहीं आया है तो उसको बोलोगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सीधी सी बात है। ये मैंने 2 उदाहरण लिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अब ये मैं कार्तीय गुणन को समझा दे रहा हूं या कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या करते थे अपन? देखो ये समझ जाओगे तो फिर ये जो अपनी परिभाषा ऊपर जो परिभाषा लिखी हुई है ये कुछ भी नहीं है, ये जो मैं बोल रहा हूं वही परिभाषा ऊपर लिखी हुई है। यहां पर ध्यान से देखो, दिखा दे रहा हूं आपको। मान लो कोई सेट्स या समुच्चय अपने पास 1,2 है, मैं छोटा सा ले रहा हूं। बी में मान लो कोई एलिमेंट से या है 3,4 है। अब A क्रॉस B निकालना है तो क्या करते थे? आपको याद हो तो जल्दी से बोलो। A क्रॉस B करते थे तो क्या होता था? पहले A के फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ, पहले नंबर का अवयव को उठाओ, फिर इसके B के पहले नंबर पे A है तो A के अवयव को उठाऊंगा, फिर B के अवयव से मैं कार्तीय गुणन करूंगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा, तो क्या बनेगा? 1,3। फिर क्या मिलेगा? 1,4। फिर आगे 1 का 3 से भी हो गया, 1 का 4 से भी हो गया। अब आते हैं इसके, अब दोनों का कर लिए। अब नेक्स्ट कौन है? 2 का 3 से करूंगा, 2 का 4 से करूंगा, तो 2,3, 2,4। ये हो जाएगा A क्रॉस B, एक कार्टेशियन B, एक कार्तीय गुणन B। ये हो जाएगा A क्रॉस B। यहीं पर मैं बोलूं B क्रॉस है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। A क्रॉस B ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या लिखा है? B क्रॉस A। तो B क्रॉस A में क्या मिलता है आपको? जो पहले नंबर पर सेट हो, समुच्चय हो, उसके एलिमेंट्स को उठाते हैं। पहले नंबर पर कौन मिला? 3। यहाँ पे A था तो पहले नंबर पर कौन मिला था? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 था। अब B है तो B को उठाओ, तो यहाँ पे 3 है। अब A के सारे एलिमेंट्स कौन कौन है? 1, 3,2 ऐसे। अब B के 3 का 1 से भी हो गया, 3 का 2 से भी हो गया। अब B के नेक्स्ट एलिमेंट कौन है? 4 है, ये हो जाएगा 4,1 और 4,2। तो ये होता है A क्रॉस B। ये क्या होता है? B क्रॉस A। तो A क्रॉस B बराबर नहीं होता है किसके? B क्रॉस A। अच्छा मैं बताया क्यों? ध्यान से देखो, जब भी आप A क्रॉस B या B क्रॉस A करते हो तो होता क्या है? आपको एक सेट में एक, इसको क्या बोलते थे? क्रमित युग्म। याद हो आपको? क्रमित युग्म, इसको क्या बोलते थे अपन? क्रमित युग्म। जो 2-2 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। ये युग्म मतलब क्या होता है? 2। क्रमित मतलब क्या होता है? ऑर्डर। इसका कहने का मतलब है, अच्छा क्रम युग्म तो अलग है, लेकिन उसके आगे क्रमित बोल दिया, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्रमित युग्म जो है, यहाँ पे क्या होता है? 1,3 और कहीं पे 1,3 मिला हुआ। मतलब क्या होता है कि 1,3 बराबर नहीं होता है 3,1 जब बोल देगा क्रमित युग्म। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि यहां पर ध्यान से देखो, जब मैं A क्रॉस B निकालता हूं तो 1 में कितने अवयव मिले हुए हैं? 2, 2, 2, 2। यहां पर सब में A क्रॉस B निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। मैं इसलिए समझा रहा था कि जब द्विआधारी संक्रिया कर रहा था तो वहां पर आपको इनपुट या प्रांत कितने आवश्यकता थे, कितने अंकों की जरूरत थी? 2। इसलिए मैंने क्या लिखा है? A क्रॉस B निकाला है। तो ये मैंने सिखा दिया। अब ये परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। मैंने क्या लिखा हुआ? देखो, किसी समुच्चय, यहां पे बोल दो समुच्चय A, किसी समुच्चय A में परिभाषित
द्विआधारी संक्रिया एक प्रकार की फलन होती है। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी समुच्चय ए में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया एक प्रकार की फलन होती है। मतलब द्विआधारी संक्रिया किसी समुच्चय ए में परिभाषित है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया एक प्रकार की फलन होती है। अच्छा, दिमाग में बैठा लेना कि अपने बुक में ये जो द्विआधारी संक्रिया है इसको डिनोट करते हैं अपन स्टार से, एस्ट्रिक का साइन बनाते हैं, ऐसे 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 कर दो, इसी में एक दो और लाइन खींच दो। मतलब ये नहीं होगा, गुणा के चिन्ह को छोड़कर तुम इसमें कई सारे खींच दो। इस चिन्ह का यूज किया गया है, कई सारे किसी में और बुक में है तो कुछ इस टाइप का यूज कर लेंगे, इसको द्विआधारी संक्रिया बोल देंगे, कुछ ऐसे भी बना देते हैं, लेकिन अपने बुक में तो यही है। तो आप देख लेना, मान लो एनसीईआरटी हो सकता है ये यूज किया हो, ये भी यूज कर सकता है, शायद कुछ इस टाइप से भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें लिखा होगा द्विआधारी संक्रिया, कोष्टक में ये चिन्ह बना देगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो अब मैंने क्या बोला कि किसी समुच्चय ए में परिभाषित द्विआधारी संक्रिया एक प्रकार की फलन होती है, जिसमें एक प्रकार की फलन होती है। तो फलन याद हो तो ज्यादातर फलन आप क्या लिखते हो, एफ ए से बी। हमने द्विआधारी संक्रिया को क्या बोला है, फलन बोला है, तो इस एफ की जगह पर मैंने एक एस्ट्रिक का चिन्ह बना दिया। एक प्रकार की फलन होती है जिसमें ए क्रॉस ए और ए। अब ये समझने वाली बात है कि ये क्या मैंने लिख दिया, कौन सी भाषा लिख दी जो समझ में नहीं आ रहा है, जो समझ है वो बताए मुझे। अब देखो, एक प्रकार की फलन बोला है, तो फलन बोला है बेटा, तो फलन में प्रांत होता है, इनपुट होता है। प्रांत क्या, अपन लेते हैं, इनपुट भी मतलब क्या होता है, अपन लेते हैं, कुछ अंदर डालते हैं, बाहर निकलता है। तो प्रांत में ए क्रॉस ए का ज्यादातर हमने अकेला समुच्चय लिया था, कभी देखा होगा ए से बी, बी से ए, सी से बी, ये नहीं देखा होगा कभी ए क्रॉस बी, ये नहीं लिया हुआ। लेकिन इसमें क्यों ले रखा है ए क्रॉस ए, फिर रिजल्ट में ए लिखा हुआ है, तो किसी को समझ में आ गया। ध्यान से देखना, द्विआधारी संक्रिया में इनपुट कितने होते थे, आप कम से कम कितने अंकों की जरूरत होगी, 2 अंकों की। कितने अंकों की जरूरत होगी, 2 अंकों की जरूरत होगी। तो आप यदि केवल समुच्चय लिख दोगे, ऐसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं, ए से ए लिख दिया, ए से ए लिख दिया, तो क्या बताओ, ए में कभी 2 अंक एक साथ आएंगे, समुच्चय ए तो आपको इस प्रकार दिया होगा, ऐसा देगा। आप आपने ए लिख दिया तो या तो 1 को लोगे, या तो 2 को लोगे, या तो 3 को लोगे। लेकिन भाई तुम द्विआधारी संक्रिया पढ़ रहे हो, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे हो, और तुम ले क्या रहे हो, और उसके लिए इनपुट कितने की जरूरत होती है, 2 की। 2 मतलब 2 की जरूरत है। आपके कितने अंक ले रहे हो, 1 अंक ले रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। तो अब ये ए क्रॉस ए क्यों लिखा है, इसीलिए मैंने आपको ये समझाया था कि जब ए क्रॉस ए, अब मान लो ए क्रॉस ए भी यहां पे निकालना हो आपको, ए क्रॉस ए का निकाला था 11th में, क्या करोगे, इसी ए को 2 बार लिख दो, आसानी से समझने के लिए इसी ए को कितने बार लिख दो, 2 बार। अब इस 1 को उठाओ, इससे कर लो 1,1, 1,2, फिर अब इस 2 को उठाकर इन दोनों से कर दो, 2,1, 2,2, ये हो जाएगा। अब देखो, जब ए क्रॉस ए करते हो तो हर एक एलिमेंट में कितना अब आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अब द्विआधारी में इनपुट कितने चाहिए, 2 चाहिए, इसीलिए अपन क्या लिखते हैं, ए क्रॉस ए। समझ में आ गया। ए क्रॉस ए लिखने का कारण क्या था कि आपको हर एक इनपुट में कितने अंकों की जरूरत थी, 2 अंकों की। जब अपन ये कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं 2 सेट्स का, 2 समुच्चय का, तो उसमें क्या होता है, आपको हर एक पेयर में कितने 2 एलिमेंट आपको मिलेंगे, जो द्विआधारी संक्रिया के लिए जरूरत भी है। इसीलिए अपन क्या लिखते हैं, ए क्रॉस ए। अब ये मैंने बोला है, फिर अब परिसर आ रहा है ए। अच्छा, ए क्यों लिया है, आपको याद हो जितने भी एलिमेंट में 3 लिया था, एन में से ही लिया था, याद हो, अभी पीछे मैंने बोला था 5 भी लिया था शायद एन में से लिया था, और 8 भी कहां से लिया था, एन में से ही लिया था। अलग अलग से नहीं लेना, एक ही सेट से लेना है आपको। फिर जो रिजल्ट आया था आपका 16, वो भी किसमें गया था, एन में। तो आप देखो, ये इनपुट है, यही तो था,
मैंने क्या लिखा, 3 + 5 + 8 बराबर में कितना आया था, 16। ये क्या है, अपना इनपुट है, ये आउटपुट है अपना। तो ध्यान से देखो 3, 5, 8 किसी एक ही सेट से लिया गया है, एक समुच्चय से लिया गया है, तो जो इसका रिजल्ट आया उसी में क्या है। इसलिए ध्यान से देखो, तो मैंने A क्रॉस A लिखा है, A क्रॉस B नहीं लिखा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनपुट आप कुछ ऐसा ले रहे हो, 3 ले लिए, 3 आप मान लो 3 आपने N से ले लिया, और 2 आपने 1/2 आप किससे लोगे, Q से लोगे, N में तो होता नहीं है 1/2। आप 3 + 1/2 करोगे तो अब ये कहाँ जाएगा हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि सेट्स एक ही होना चाहिए, N लो या तो Q लो, जो भी लेना है केवल एक ही लेना है। इसीलिए हमने क्या लिया, केवल एक ही सेट से लिया है। तो A क्रॉस A का इनपुट होगा और रिजल्ट क्या आएगा, परिसर क्या आएगा, A आएगा। मतलब यदि N से सारे अवयव ले रहे हो, सारे अंक नंबर ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, N ही आना चाहिए, तभी उसको क्या बोलेंगे अपन, द्विआधारी संक्रिया बोलेंगे। 1.3 में फर्स्ट क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा सब कुछ, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि मान लो आपको समझाने के लिए कोई अपने मन से मैं ले रहा हूं, अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आप इसका A क्रॉस B तो जानते थे, आप ऊपर की परिभाषा बस नोट कर लेना। अब मन कर रहा तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा रिवर्स करके ले लेना स्क्रीनशॉट, लेकिन नोट्स में आपका ये होना चाहिए, और नोट्स बनाते रहना। आप दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, आप दिमाग में बैठा लेना, टाइम नहीं मिलेगा तो आप समझ लो कि क्लास ही चल रही है अपनी, ना सोचना कि दोबारा पढ़ाया जाएगा आपको। हाँ, तो अब मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे तो नॉर्मल देगा नहीं, ऐसे देगा, ध्यान से देखना। इनपुट अपने पास 2 होते हैं, तो ये लिखेगा A संक्रिया B, A संक्रिया B, चाहे A द्विआधारी, इसको क्या बोला था मैंने, द्विआधारी संक्रिया, इसको द्विआधारी हो गया, A द्विआधारी संक्रिया B। अब इसकी परिभाषा वो देगा, कैसे देगा, इस रूप में देगा, A + B प्लस में AB, ये देगा आपको, इसकी परिभाषा देगा कि ये जो द्विआधारी संक्रिया इसकी परिभाषा क्या है, A + B प्लस में AB, जहां आपका A, B N में है, जहां A, B N में है, मतलब आपको A और B कहां से उठाना है, N से उठाना है। अब आपके पास मैं इसी को 2 तरीके से करवा रहा हूं, आप समझते रहना। पहले A, B N में है, अब यहां पर ध्यान से देखो, अब A और B कहां से लोगे, आप N से ही लोगे। अब पूछेगा क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, क्या पूछेगा, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, आपसे ये पूछा जाएगा क्या ये द्विआधारी संक्रिया है। तो अब आपका क्या करोगे, आपको देखना है, तो आप A और B N में से उठा लो। तो मान लो A को मैंने 1 ले लिया, B को मैंने 2 ले लिया, छोटे छोटे अंक ले लेते हैं। अब यहाँ पर रखते हैं, देखो यहाँ पे 1 रखूंगा क्योंकि मैंने A का मान कितना लिया, 1, B का मान कितना लिया हुआ है, 2। फॉर ऑल होना चाहिए, बोलेगा फॉर ऑल A B कौन से लोगे, प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल इसको बोलते हैं, फॉर ऑल प्रत्येक के लिए। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, फॉर ऑल प्रत्येक के लिए, मैंने प्रत्येक अंकों के लिए आपको दिखाना है कि ये द्विआधारी संक्रिया होगा। मतलब 1000 लाखों अंकों के लिए कट जाए, केवल एक अंक के लिए संतुष्ट नहीं हो रहा है। आपने कई सारे पेयर ले लिए, सबके लिए संतुष्ट कर गया, लेकिन केवल एक अंक के लिए संतुष्ट नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि द्विआधारी संक्रिया नहीं है। दिमाग में बैठा ले, ये ना बोलना नहीं सर इतने के लिए हो रहा है, केवल एक अंक के लिए नहीं हो रहा है तो सर इसको द्विआधारी संक्रिया बोल दे, नहीं, प्रत्येक के लिए, इसलिए फॉर ऑल बोला जाता है। अब मैंने 1,2 लिया, इसमें मान रखो, अब समझते रहना है इसका मतलब क्या, A की जगह पे 1 रखोगे, B की जगह पे क्या रखोगे, 2 रखो, 1 + 2 प्लस में 1 इंटू में, इन दोनों का गुणा है बीच में, 2 हो गया, कितना आ गया, ये आ गया 3 प्लस में 2 कितना आ गया, क्या 5 N में है, क्या 5 N में है कि नहीं है, N में है, इसलिए दी हुई संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है, चाहे परिभाषित संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। यदि N में नहीं जाता, मान लो मैं यहीं पर इसी A संक्रिया B में मैं ये कर दूं, A + B - AB कर दूं, क्या कर दूं, A + B
परिभाषा कुछ भी दे देगा, वो परिभाषा देगा, आप टेंशन मत लेना, आपको बुक में दी हुई है। आपको परिभाषा अलग अलग से भी दे सकता है। अब a प्लस बी माइनस ए बी कर दिया। अब क्या होगा कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। मान लो मैं इसी को ले रहा हूं। अभी a का मान सब a कॉमा बी कहाँ होंगे, n में ही निकालना है अपने को, वो देगा n में ही। मान लो a का मान 1 लिया, b का मान 2 ले लिया, अभी इतना ही ले रहा हूँ। ये क्या बनेगा, एक a संक्रिया 2, 1 प्लस 2 माइनस 1 गुणे 2, तो कितना जाएगा 3 माइनस 2, 1 आ गया, n में है, हाँ है। अब मान लो मैं अभी कुछ अंक ऐसे भी ले लूं जिसमें अभी तक तो ये द्विआधारी संक्रिया दिख रहा है अपने को, माइनस की वजह से प्रॉब्लम होगा, प्लस के लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, वो तो ऐड होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मान लो मैं यहीं पर a का मान 2 ले लूं, b का मान 3 ले लूं, मेरा मन कुछ भी फॉर ऑल अनंत बनेंगे कॉम्बिनेशन, मैंने ले लिया यहाँ पर। तो 2 संक्रिया 3 बराबर में क्या हो जाएगा, 2 b की जगह पे 3 माइनस 2 गुणे 3, यहाँ क्या हो जाएगा 5 माइनस 6, कितना आ गया -1, क्या n में है, नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। किसी एक के लिए देख लो, किसी एक के लिए देख लो, सभी को देखने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आ गया। तो ये 1.3 का क्वेश्चन है, फर्स्ट के कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, फर्स्ट में 5-6 पार्ट हैं शायद, आप देख लेना, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये हो गया। अब आते हैं कुछ आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा था समुच्चय में, सेट्स में पढ़ा था, तो उसके लिए क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साहचर्य नियम का पालन करता है कि नहीं करता है, याद है आपको। उसका तत्समक अवयव भी निकाला था। ऐसे ही द्विआधारी संक्रिया के लिए आपको क्रम विनिमय चेक करना है, साहचर्य चेक करना है, तत्समक चेक करना है और प्रतिलोम भी निकालना है। तो अब निकालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास अब आएगा, इसी के अंदर ही है सब कुछ। अब तो इसमें है, लिखोगे द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, बाइनरी ऑपरेशन के प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो इसमें फर्स्ट आपको देखना है, चेक करना है क्रम विनिमय नियम। फर्स्ट आपको क्या चेक करना है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय के बारे में अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, मिला था पीछे। तो इसमें क्या होता है, 2 एलिमेंट्स चाहिए अपने को। क्या चाहिए, 2 एलिमेंट्स चाहिए आपको। आपके पास क्या होना चाहिए, ए संक्रिया बी बराबर में क्या आना चाहिए, बी संक्रिया ए। दोनों का क्रम मैंने क्या कर दिया है, बदल दिया है। दोनों का क्रम मैंने क्या कर दिया है, बदल दिया है। यदि लेफ्ट और राइट मतलब दोनों का क्रम बदलने के बाद आपका लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, तो बोलेंगे कि ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर ना मिले, तो आप क्या बोलोगे कि द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रही है। सिंपल सी बात है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं a क्रॉस b इस द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा में लिख रहा हूं। इसकी परिभाषा क्या मैं अपने मन से लिख रहा हूं, a प्लस बी प्लस ए बी, यह मैंने लिख लिया। अब चेक करना है कि क्या ये द्विआधारी संक्रिया है कि नहीं है। तो अब इसको अपन लिखेंगे, लिखोगे यहां पर कि संक्रिया द्विआधारी संक्रिया चाहे से लिखो, द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी यदि आपका क्या हो, ए संक्रिया बी बराबर में क्या हो, बी संक्रिया ए। यही होगा। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो बेटा, तो क्या बनेगा, ए संक्रिया बी बराबर में लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने,
ए संक्रिया बी। अब इसकी परिभाषा क्या दे रखी है ए संक्रिया बी की, क्या दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस में ए बी। आपको दिया हुआ है कि ए कॉमा बी एन में है, जहां पे होगा दिया जाएगा आपको। तब क्या हो गया ए संक्रिया बी बराबर में क्या हो गया ए प्लस बी प्लस में ए बी। अब यहां पर चाहो तो आप यहाँ पे मान लो दिखाने के लिए आपको दिखे तो माना ए का मान 1 बी का मान 2, यहाँ पर रख दो ए संक्रिया बी 2 रख दिया 1 प्लस 2 प्लस में 1 गुणे 2 कितना आ गया बेटा ये 3 प्लस 2 कितना आ गया 5 आ गया। अब इसी का राइट हैंड साइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है बी संक्रिया ए क्या है। अब यहाँ पे समझते रहना आप सब, बी संक्रिया ए मतलब बी पहले नंबर पे आ गया ए दूसरे नंबर पे आ गया। अब इसको समझा रहा हूं, इसको समझ लेना। ये संक्रिया बी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अब ये देखो जहां जो परिभाषित संक्रिया है, जो संक्रिया आपको दे रखी है, पहले नंबर पे ए है दूसरे नंबर पे बी है, प्लस में पहले नंबर पे ए है दूसरे नंबर पे बी है। अब बी संक्रिया ए हो गया तो पहले नंबर पे ए की जगह पर क्या आ जाएगा बी, बी की जगह पे क्या आएगा ए की जगह पे क्या आएगा बी और बी की जगह पे क्या आएगा ए। मतलब पहले नंबर परिभाषित संक्रिया में जो पहले नंबर पे है उसको पहले नंबर पे लिखेंगे। इसको सीख लिया आपने, तो बच्चे उल्टा पुल्टा रख देते हैं, इधर का उधर रख देंगे तो फिर सिद्ध नहीं कर पाओगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए की जगह पे पहले नंबर पे बी आ गया तो अब ए की जगह पे क्या आएगा बी, बी की जगह पे क्या आएगा ए प्लस में बी इंटू में ए। अब यहाँ पर हमने ए का और बी का मान ले रखा है तो यहाँ पर फिर रखते हैं ए का मान 1 बी का मान 2, यहाँ पर रखो तो 2 संक्रिया 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 1 कितना आ गया 3 प्लस 2 प्लस में 5। यहाँ पर क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसलिए परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। लेफ्ट और राइट बराबर मिल गया तो आप क्या बोलोगे कि परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। ये ऐसे करना, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप सब। अब सेकंड इसी में है, मैंने बोला था 3-4 है अपने पास। अब है साहचर्य नियम। अब क्या है अपने पास साहचर्य नियम। अब आपको सिद्ध करना है साहचर्य नियम। इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। साहचर्य नियम में बेटा क्या होता है कि अब क्रम विनिमय में एलिमेंट्स कितने होते हैं 2, साहचर्य में कितने हो जाते हैं 3। तो इसकी बात करते हैं, मैं परिभाषा यही रखूंगा उसको सिद्ध करने के लिए। ये शायद एग्जाम्पल भी है कहीं पे, आप समझ लेना कि आप एक क्वेश्चन ही कर रहे हो। अब साहचर्य के लिए बेटा 3 आ जाएंगे, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ऐसे ए संक्रिया बी संक्रिया सी। तो साहचर्य में क्या होता है पहले 2 पे संक्रिया लगाओ, पहले 2 पे संक्रिया लगाओ, बाद में जो आए उस पे थर्ड वाले का संक्रिया लगाओ, या अंत के 2 लगाओ, 2 पे संक्रिया लगाओ, फिर जो आ जाए फिर एक के साथ संक्रिया लगाओ। यदि ये दोनों बराबर है तो साहचर्य नियम का पालन कर रही है द्विआधारी संक्रिया, यदि नहीं है तो द्विआधारी संक्रिया आपका साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, परिभाषा ये दी हुई है, सिद्ध करते हैं। ए संक्रिया बी की परिभाषा क्या दे रखी है ए प्लस बी प्लस में ए बी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे लिखोगे परिभाषित संक्रिया द्विआधारी होगी यदि क्या होगा ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले 2 कोष्टक अंत के 2 कोष्टक, ये दोनों बराबर हो गए तो द्विआधारी क्या होगी द्विआधारी संक्रिया क्या मैंने लिख दिया परिभाषित संक्रिया द्विआधारी नहीं साहचर्य नियम का पालन करेगी, सॉरी यहाँ पे लिख लेना परिभाषित संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करेगी यदि, ये लिख लेना आप, परिभाषित संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करेगी यदि आपके क्या हो
क्या मिले आपको, एक पहले दो का लो, फिर सी के साथ लो, या अंत का दो का लो, फिर ए के साथ लो। यदि ये दोनों बराबर मिल गए तो क्या हो जाएगा, आपको साचर नियम का पालन करेगी। दोनों बराबर मिले, नहीं मिले तो साचर नियम का पालन नहीं करेगी। अब लिखते हैं अपन इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए संक्रिया बी संक्रिया सी, ये हमने उठा लिया। अब इस पर परिभाषा लगाओ। अब ध्यान से समझ लेना बेटा, क्रम विनिमय में ज्यादा कुछ नहीं होता है, लेकिन अब साचर्य में कुछ काम करना पड़ेगा। ध्यान समझना, ए संक्रिया बी है, इस पे तो परिभाषा लगा दो जो दी हुई है। ये संक्रिया बी है, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ए संक्रिया बी। आप इसको आंख बंद करके लिख दो, क्या बनेगा, ये ए प्लस बी प्लस में ए बी। इसको एक कोष्टक में लिख दो, क्योंकि इस पे हमने लगाया हुआ है, सीखते रहना। इस पे लगाया, क्या लगाया, संक्रिया सी। अब ये एक फर्स्ट एलिमेंट हो गया, अब ये सेकंड हो गया। अभी तक क्या था, ये पहले नंबर पर था, ये दूसरे नंबर पे था। अब ये पूरा कोष्टक पहले नंबर पे आ गया, अब ये सी सेकंड पे आ गया। अब इसमें परिभाषा लगानी है, परिभाषा लगानी है। तो ध्यान से देखो, दोनों बराबर है, मतलब दोनों पे संक्रिया लगानी है। ये पे मतलब इस ए संक्रिया बी में जहां जहां ए होगा वहां वहां ये कोष्टक आएगा, और जहां जहां बी होगा वहां वहां क्या आएगा, सी आएगा। तो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ए की जगह पर ये पूरा कोष्टक आएगा, ए प्लस बी प्लस में ए बी। ध्यान से समझते रहना, प्लस में बी की जगह पे क्या आ जाएगा, सी, प्लस में ए की जगह पे पूरा कोष्टक आएगा, ए प्लस बी प्लस में ए बी, इंटू में कोष्टक में लिख दिया, और बी की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये आएगा पूरा। चाहो तो इनको गुणा कर लो, या तो अंक रख लेते हैं, यहाँ पर अंक रख लो, या तो गुणा कर दो। गुणा कर देते हैं, छोटा कुछ हो जाएगा, ए प्लस बी। अब यहाँ पे प्लस बी है, इसके बाद इस सी को लिख लो, यहाँ पर ए बन जाएगा ए बी, इनको गुणा कर दो, ए सी ए बी सी। ये आ गया आपके पास। यहाँ पर आप काम करना, आपके लिए काम दे रहा हूँ। ए का मान 1 ले लो, बी का मान 2 ले लो, सी का मान 3 लेना है, इसका मान निकालना। अब ऐसे ही मान लो राइट हैंड साइड, इसके पास क्या है अपने पास, ए संक्रिया बी संक्रिया सी है, इसका मान निकालते हैं अपन। जो कोष्टक होता है पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो कोष्टक कौन है अपने पास है, बी संक्रिया सी है, तो ये बन जाएगा ए संक्रिया बी संक्रिया सी पे लगा दो अपना। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ए की जगह पे बी आ गया है और बी की जगह पे सी आ गया। ध्यान से देखो, तो ए की जगह पे बी है और बी की जगह पे सी। मतलब इस परिभाषा में जहां जहां आपका ए होगा वहां वहां बी आएगा, जहां जहां बी होगा वहां वहां सी आएगा। तो क्या बन जाएगा, बी प्लस सी प्लस में बी सी। अब इसमें ये कोष्टक एक अलग हो जाएगा, ये पहले नंबर पे आ गया, ये क्या आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया। मतलब ए की जगह पर तो ए रहेगा और बी की जगह पे क्या आ जाएगा, पूरा कोष्टक आ जाएगा। तो क्या बनेगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास, ए की जगह पे तो ए रहेगा प्लस बी की जगह पे पूरा कोष्टक, बी प्लस सी प्लस में बी सी, और ए की जगह पे ए रहेगा और बी की जगह पे पूरा कोष्टक आ गया, बी प्लस सी प्लस में बी सी। इनको गुणा कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस में बी सी प्लस में ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए बी सी। आप इन दोनों में मान रखना, दोनों बराबर आ जाएंगे। या एक काम यहाँ पर ध्यान से देख लेना, आप 3 प्लस 2 करो या 2 प्लस 3 करो, योग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 3 प्लस 2, 2 प्लस 3 कितना आएगा आंसर, 5। ऐसे ही 3 गुणे 2 करो या 2 गुणे 3 करो, दोनों इसमें 5 आएगा, इसमें कितना आएगा, 6 आएगा। तो ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, आगे मिला हुआ है बी सी। तो देखो यहाँ पर कहीं पे बी सी होगा, ए बी, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, ए बी है, यहाँ पर ए सी होगा, देखो यहाँ पे बी सी आएगा, सॉरी। तो ये ए सी की जगह पर क्या आएगा आपका, बी सी आएगा। तो प्लस में बी सी है, प्लस में बी सी, ए बी है ही, ए बी है, ए सी है, तो ए सी यहाँ पर है ही कहीं पे, कहाँ पर है ए सी, तो यहाँ पर मैंने क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर आएगा आपका ए सी, यहाँ पर क्या आएगा, बी सी। तो ए सी भी है और ए बी भी है, ए सी भी है और ए बी सी है, मतलब सारे बराबर है। आप अंक रखना, दोनों बराबर मिल जाएंगे। ये क्या बन जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड। तो दी हुई संक्रिया क्या है, द्विआधारी संक्रिया, सॉरी
द्विवीय संक्रिया साहचर्य नियम का पालन कर रही है। अब नेक्स्ट अपने पास है तत्समक, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अब अपने पास नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर तत्समक अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट या इसको क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। अब ये क्या है इसको देखते हैं अपन। इसमें आप तत्समक का तो नहीं शब्द सुना होगा, 11th में सिखाया था, हमने पढ़ा भी था शायद 11th में इसको, लेकिन फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ। तत्समक को भूल जाओ, इसका इंग्लिश जो है वो याद करो। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी। मतलब हर एक संक्रिया का एक आइडेंटिटी होता है। क्या बोल रहा हूं, हर एक संक्रिया क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी का। अब सोचो, हर एक इंसान का की भी एक आइडेंटिटी होती है। अपने पास आईडी कार्ड होता है, कई प्रकार के होते हैं। आधार कार्ड है, वो भी आपकी क्या है, एक आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी है। ऐसे हर एक संक्रिया के आपके पास क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। जैसे मान लो मैं प्लस की बात करूं, योग के बारे में बात करूं, प्लस के बारे में, इस संक्रिया की भी एक आइडेंटिटी होती है, तत्समक होता है। मतलब 3 में, अब देखो तत्समक को समझना है तो एक लाइन और याद कर लेना कि जो भी तत्समक होता है, जो भी आइडेंटिटी होता है, वो किसी अंक को परेशान नहीं करता है। क्या बोलो, तत्समक अवयव संक्रिया लगाने के बाद उस संख्या अंक को परेशान नहीं करता है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी प्लस की बात कर रहा हूं तो 3 में क्या प्लस करूं, किसको परेशान नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। मतलब आंसर क्या रहेगा, वो आंसर 3। अच्छा 3 में मैं किसी एक अंक के साथ जोड़, तो अब 3 किस में बदल चुका है, 4 में बदल चुका है, या 1 किस में बदल चुका है, 4 में बदल चुका है। यहां पर क्या हो गया, 3 बदल गया 4 में। लेकिन यदि मेरे लाइन को याद कर रखे हो कि तत्समक अवयव किसी को परेशान नहीं करता है, किसी अंक को परेशान नहीं करता है, तो 3 में मैं क्या जोड़ूं तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आप खुद ही बताओगे। अब तत्समक नहीं सुना था, 3 योग का तत्समक क्या होता है, प्लस का तत्समक क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, लेकिन आंसर दोगे यदि ये याद है कि तत्समक अवयव किसी भी अंक या संख्या को परेशान नहीं करता है, मतलब जैसा था वैसे ही आंसर देगा। तब इसमें क्या जोड़ूं, जल्दी से बोलो, 0। 5 में क्या जोड़ूं, 0 जोड़ो, जिसका आंसर कितना आएगा, 5। अब ऐसे ही मान लो गुणन के बारे में बात करूं, 3 गुणे, अब गुणन किया तो गुणा करूंगा, आंसर कितना है, 3 आए तो क्या इसका हो जाएगा, 1। इसीलिए गुणन का तत्समक कितना होता है, 1। योग का तत्समक कितना होता है, 0। तो दिमाग में ये बैठा लेना, इस लाइन को लिख लेना कि तत्समक अवयव किसी भी अंक को परेशान नहीं करता है। संक्रिया लगाने के बाद किसी भी अंक को परेशान नहीं करता है, ऐसे लिख सकते हो, तत्समक अवयव संक्रिया लगाने के बाद किसी भी अंक को परेशान नहीं करता है। अब हमें पता है योग का तत्समक क्या बन गया है, 0। गुणन का तत्समक कितना बन चुका है, 1। ऐसे ही इस संक्रिया, अब अच्छा वो संक्रिया कौन सी थी जो अभी हमने लिखा था क्रम में और साहचर्य में, ये लिया हुआ था। इसका आपको बोले तत्समक अवयव निकालिए, तो अब कैसे निकलेगा उस पर बात करते हैं अपन। यहां पर मानोगे, माना संक्रिया के लिए, दी हुई संक्रिया के लिए लिख लेना, माना दी हुई संक्रिया के लिए तत्समक अवयव स्मॉल ई मानते हैं अपन ज्यादातर है। माना दी हुई संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या है, स्मॉल ई है, ये अपने पास है। अब
ए है, ए पे मैं तत्समक के साथ संक्रिया कर रहा हूं, तत्समक माना हुआ है तो तत्समक एलिमेंट हो गया। अब इस पे मैं ए के पे ई के साथ लगा दिया तो आंसर क्या मिलेगा बेटा, ई किसी को परेशान नहीं करेगा तो आंसर ए था, तो बाद में भी क्या मिलेगा आपको, ए मिलेगा, मिलेगा। तो ए संक्रिया ई, अब इस पे परिभाषा लगाओ, ए संक्रिया बी है, ए संक्रिया ई है, तो ए की जगह पर तो ए है, बी की जगह क्या आ गया, ई आ गया। इसका मतलब जहां जहां आपका ए होगा वहां वहां तो ए आएगा, लेकिन बी की जगह पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। निकालो, ए बी की जगह पे ई प्लस में ए ई बराबर में जीरो, सॉरी जीरो कहाँ, ए आएगा, ए से ए गायब हो चुका है, यहाँ क्या बचा है, ए प्लस ए ई बराबर जीरो, यहाँ से ई कॉमन ले लो, ए प्लस वन बराबर में जीरो, ई का मान क्या आ गया, जीरो बटे ए प्लस वन, आंसर कितना आ गया, जीरो। और हमने देखा था ए और ई कहाँ से लिए हो, एन से लिए हो। इस वाले क्वेश्चन में ए ई कहाँ से लोगे, एन से लोगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए कॉमा बी किसमें होगा, एन में होगा, मैंने उधर, लेकिन शायद बुक के उदाहरण में आपका ए कॉमा बी जो है वो आर में है, तो थोड़ा सा यहाँ पे तत्समक में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे ई का मान क्या आया है, जीरो बटे में ए प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस एक है वो आर में होता है, यहाँ पे जो माइनस एक है आर एन में नहीं है, तो जब एन होगा तब माइनस एक नहीं ले सकते तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन माइनस एक आर में होता है। यदि तुमने यहाँ पर ए का मान माइनस एक ले लिया, क्या ले लिया, ए का मान माइनस एक ले लिया, तो क्या बनेगा, जीरो बटे माइनस एक प्लस एक, क्या बनेगा, जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो। 11th में याद करो कहाँ पढ़ा था, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था अपने पास। ये प्रॉब्लम क्या थी, जीरो बटे जीरो, लिमिट, लिमिट को पढ़ा था। ऐसे ही मानों को निकालने के लिए अपन लिमिट को पढ़ा था, तो ये नॉर्मल तरीके से निकलता नहीं था। तो इसका मतलब क्या हो गया, बस केवल माइनस एक पे प्रॉब्लम है और तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका मतलब यदि आपका आर दिया है शायद बुक में, तो आप दिमाग में बैठा लेना कि ई का मान जीरो होगा, लेकिन जो ए का मान होगा वो आर में से माइनस एक क्या कर दो, हटा दो, आर में से माइनस एक को हटा दो, माइनस एक को नहीं ले सकते क्योंकि उस पर परिभाषित नहीं होता है। ये हो गया। अब इसका लास्ट टॉपिक जो है अपने पास वो है फोर्थ में। अब इसी भी संक्रिया का इसका किसी एक अवयव का बोलेगा कि प्रतिलोम निकालिए, किसी एक अवयव का क्या बोलेगा आपको, प्रतिलोम निकालने के लिए बोलेगा। तो वो कैसे निकालते हैं इस पे बात करते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना, जब ए और बी आर में होगा तब ये कहानी है, ई बराबर जीरो होगा, लेकिन ए का मान क्या होगा, आर माइनस में। लेकिन यदि सीधे एन दिया है तो एन में तो माइनस एक आप ले ही नहीं सकते हो, तो जब लोगे नहीं तो माइनस एक रखोगे नहीं, आर में ले सकते हो, इसलिए आर माइनस क्या होगा, माइनस एक होगा। तो तत्समक में क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि किसी भी अंक के साथ इसका संक्रिया लगा रहे हो, अब तत्समक है तो उसको परेशान नहीं करेगा, जैसा का जैसा ही देगा आंसर, उसको चेंज करने वाला नहीं। इस लाइन को लिखना कि तत्समक अवयव किसी भी अंक को परेशान नहीं करता है संक्रिया लगाने के बाद। अब अपन आगे बात करते हैं इसका नेक्स्ट, बस लास्ट है इसमें, कि मान लो प्रतिलोम निकालने को बोले कि इनवर्स एलिमेंट या व्युत्क्रम बोलेगा। अब बोलेगा प्रतिलोम अवयव बोलेगा, ये बोलेगा इनवर्स एलिमेंट। ये कैसे निकालते हैं, इसको पहले अंक से समझते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे। इसमें है अपने पास कि मान लीजिए अपने पास ये दे रखा है, गुणन की बात कर लेता हूं। अच्छा, दो का उल्टा क्या होता है, एक बटे दो होता है सर। दो का उल्टा लिखोगे तो क्या लिखते हो, एक बटे दो। यदि गुणन है तो दो गुणा एक बटे दो क्या मिलेगा, दो का उल्टा एक बटे दो है, गुणन है तो आंसर कितना देगा, एक। अच्छा, एक क्या था गुणन का, तत्समक तक नहीं था, भूल गए, याद है था, गुणन का तत्समक क्या था, एक था। दो का उल्टा एक बटे दो, इसके बीच में गुणन कर दिया, आंसर कितना मिला, एक मिला। इसका मतलब यदि किसी अवयव का एलिमेंट का
उसके प्रतिलोम से संक्रिया लगाओगे, उसके प्रतिलोम से संक्रिया लगाओगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको? तत्समक अवयव मिलेगा। किसी भी अवयव का उसके प्रतिलोम या व्युत्क्रम से संक्रिया लगाओगे तो आंसर में क्या मिलेगा आपका? तत्समक मिलेगा। तो पहले बात तो मानना पड़ेगा कि माना दी हुई, माना अवयव ए का, ऐसे लिख लो, माना किसी एक अवयव को मानते हैं, माना अवयव ए का प्रतिलोम अवयव स्मॉल एक्स है, ऐसे ही कुछ मान लेते हैं। अब ए में मैं संक्रिया एक्स लगाऊंगा तो आंसर क्या मिलेगा? तत्समक। अच्छा, इस संक्रिया की तत्समक हमने निकाल रखा है तो कितना होता है? 0 आएगा। ये क्या है? तत्समक अवयव है। लिख लेना आप, 0 ऐसे आंख बंद करके नहीं लिख दिया है। इस संक्रिया के लिए हमने तत्समक इसको निकाल रखा है तो ये क्या बन जाएगा? ये संक्रिया x क्या बन जाएगा? तत्समक अवयव है। अब यहाँ पर परिभाषा लगाओ, यहाँ पर a की जगह पर तो a है, सॉरी इसको मैंने साफ कर दिया क्या, तो यहाँ पर लिख लेता था एक संक्रिया b बराबर a प्लस बी प्लस में ए बी। a की जगह पर तो a है लेकिन b की जगह पर क्या है बेटा? x है। तो इसमें परिभाषा लगा दो तो क्या बनेगा? a प्लस एक्स प्लस में ए एक्स बराबर में 0, एक उधर रख दो तो x प्लस ए एक्स बराबर में माइनस ए, एक्स कॉमन ले लो, 1 प्लस ए चाहे प्लस 1 माइनस ए, एक्स का मान क्या आ जाएगा? माइनस ए बटे 1 प्लस ए हो जाएगा। मतलब दी हुई संक्रिया के लिए अवयव ए का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? माइनस ए बटे 1 प्लस ए। कहानी वही है, यदि n दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि n r दिया होगा तो आप यहाँ पे लिख देना कि जहां आपका a होगा वो r माइनस माइनस 1 होगा। कब होगा? जब आपका r दिया होगा, n दिया होगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये होगा। तो नोट कर लेना, ये क्वेश्चन है शायद अपने उसमें, किस नंबर का है मुझे याद नहीं है लेकिन है क्वेश्चन। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल है, मैं करवा दे रहा हूँ उसको, एग्जाम्पल नंबर। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचेगा, अपन उसकी बात बाद में कर लेंगे, शायद है मॉड्यूलो सिस्टम है, इसको कल ही करवा दूंगा। आपको मैं उदाहरण नंबर 12 करवा दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 12 इसको करवा दे रहा हूँ। ये कठिन सा भी है और इसका सब कुछ करवा दे रहा हूँ बेटा, टाइम लगेगा लेकिन करवा दे रहा हूँ इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 12 को अपन पढ़िए आप जल्दी से अपने बुक में, जल्दी से में एग्जाम्पल नंबर 12 को पढ़िए आप, नोट कर लेना आप इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में आपको दिया, टाइम भी लगेगा, तो इसमें दिया है आपके पास, ये हो सकता है आ जाए लेकिन हाँ 2 ही नंबर का होता है। यदि आपको दिया हुआ है यहाँ पर कोई एस है, समुच्चय एस है, उसमें a, b दिया हुआ है और a, b आपका समुच्चय एस से आ रहा है और वहाँ पर फिर बोला है, नहीं सॉरी, a, b r से निकाल रहा है, a, b r से निकाल रहा है और a का मान उसने बोला है कि 0 नहीं है तथा s में एक संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित हो, a में s में ही है, परिभाषित संक्रिया आपको दे रखा है a, b संक्रिया c, d बराबर में इसकी परिभाषा जो है AC प्लस में BC प्लस में D। तब आपको बोला है कि क्रम में साहचर्य, तत्समक और S के व्युत्क्रमणीय अवयव को ज्ञात कीजिए तथा व्युत्क्रम अवयव का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। आपसे क्या क्या बोला है उसने, उसको आप देखिए जल्दी से, इसके बाद बात करेंगे। इसमें मतलब मैंने अभी चारों पढ़े हैं, जो भी इस संक्रिया के लिए, परिभाषित संक्रिया के लिए आपको 4 पढ़े, क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक और प्रतिलोम अवयव।
इन चारों को ज्ञात करना है। लेकिन थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है उससे अलग है, इसीलिए क्वेश्चन को करवा दिया हूं मैं। क्या है क्वेश्चन में, अभी तक हमने जो संक्रिया पढ़ी हुई है वो पढ़ा था एक ये संक्रिया बी और इसकी जो परिभाषा दी हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया है, इस ए की जगह पर उसने दो अवयव ले लिए हैं, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन ये अलग सा हो जाता है। ए की जगह पर ए कॉमा बी संक्रिया, फिर बी की जगह क्या ले लिया, सी कॉमा डी, बी की जगह क्या ले लिया, सी कॉमा डी, और इसकी परिभाषा उसने दिया ए सी कॉमा बी सी प्लस डी। तो ध्यान से देखो ये युग्म के रूप में लिया हुआ है, इसमें जो इसके आधार क्या है, एक नहीं है दो है, युग्म के रूप में लिया। और आंसर भी कॉमा लगाए, आंसर में भी दो आ रहे हैं। आंसर में भी आपको बताया था कि यदि जैसा लेते हो वैसा ही निकल के आना चाहिए, मतलब आर से ले रहे हो द्विआधारी संख्या कब परिभाषित होगी, आर से ले रहे हो तो आर में ही आना चाहिए। मतलब आप इनपुट कितने ले रहे हो, दो का ले रहे हो, दो दो का, देखो दो का लिए हो तो आंसर भी कॉमा लगा के दो दो का दिया हुआ है। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा लेना। और इसमें क्या है, इस पूरे को आप ए समझो, इस पूरे को आप क्या समझो, बी समझो, ये है ऐसा। अब इसकी परिभाषा पे आते हैं। तो इस एसी कैसे लिया है, पहले कोष्टक का पहला अवयव, एसी पहला कोष्टक का पहला अवयव और दूसरे कोष्टक का पहला अवयव, पहले कोष्टक का पहला अवयव, दूसरे कोष्टक का पहला अवयव, कॉमा। बीसी कैसे लिया है, पहले कोष्टक का पहला अवयव, नहीं सॉरी दूसरा हो गया है, दूसरे नंबर पे, और दूसरे कोष्टक का पहला अवयव लिया है प्लस में डी, ये ले रखा है। अब क्रम विनिमय के लिए यहां पे लिखोगे दी हुई संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी यदि। तो क्या था अपने पास क्रम विनिमय, दोनों का क्रम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, दोनों का क्रम क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो क्या बनेगा, अब यहां पर होगा यदि ए कॉमा, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं अपन, तो ए कॉमा बी संक्रिया क्या हो जाएगा, सी कॉमा डी। अब दोनों का क्रम बदल देते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर, सी कॉमा डी संक्रिया ए कॉमा बी। दोनों का क्रम आपस में क्या कर देना है, आपको बदल देना है। पहले तो कोई यहाँ पे भेज दिया, ये ए कॉमा बी को यहाँ पे भेज दिया। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए कॉमा बी सी कॉमा डी है, इसके जगह पे लिख दो ए सी बी सी प्लस में डी। अब इसका राइट हैंड साइड लेते हैं, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ये क्या हो गया, सी कॉमा डी, ये क्या बन जाएगा, ए कॉमा बी। अब क्या था, ए सी कैसे आया था, पहले कोष्टक का पहला अवयव, दूसरे कोष्टक का दूसरा अवयव, पहले कोष्टक का पहला अवयव, दूसरे कोष्टक का दूसरा अवयव, सॉरी पहले कोष्टक का पहला अवयव, दूसरे कोष्टक का पहला अवयव। इसमें लिखो पहले कोष्टक का पहला अवयव सी, दूसरे कोष्टक का पहला अवयव ए, कॉमा। बीसी कैसे आया था, बी यहां से आया था, पहले कोष्टक का दूसरा, पहले कोष्टक का दूसरे नंबर पर कौन है, डी, और सी आया था तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस में डी आया था, डी ए आया था तो यहाँ पे क्या जाएगा, बी। अब यहाँ पर डी भी हो गया। इसके बाद प्लस में अंत में कौन आया था, यहाँ पर डी आया हुआ है तो यहाँ पर लास्ट में कौन है, बी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, बी। अब ये क्या दोनों बराबर है, देख लेते हैं, क्या दोनों बराबर है, देख लेना। ए सी और सी है, ए सी और सी है तो दोनों बराबर है, 3 गुणे 2 और 2 गुणे 3 6 होता है, ये बराबर है। अब यहाँ पे बात करोगे कि बीसी और डी बी, बीसी और डी बी क्या बराबर होंगे, बीसी और डी बी क्या बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे, तो नहीं बराबर होंगे। या तो आप ये कर सकते हो, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान क्या ले लो, 4 ले लो, डी का मान क्या ले लो, 4 ले लो, 4 ले लोगे। अब देख लो बीसी का मान कितना हो गया, 6, डीबी का मान कितना हो गया, 4, 1 गुणे 4, क्या 6 और 4 बराबर है, नहीं, तो बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड नहीं है, इसलिए दी हुई संक्रिया क्रम विनिमय
नियम का पालन नहीं कर रही है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे साहचर्य की। क्या बात कर रहा हूँ? साहचर्य की। साहचर्य के लिए 3 होते हैं। तो जैसे आप क्या लिखते हो, ए संक्रिया बी संक्रिया सी बराबर में ए संक्रिया बी संक्रिया सी, पहले 2 अंत के 2 यहाँ पर आते हैं। तो एक तो अपने पास है ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी, और तीसरे नंबर का लेना पड़ेगा अपने मन से। तीसरे मन का अपने मन से लोगे तो तीसरा अवयव हमने सी लिया था, अपने मन से यहाँ पर जो भी लोगे वो 2 के रूप में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ए कॉमा बी है, यहाँ पर सी कॉमा डी है। तो यहाँ पर बेटा क्या बन जाएगा आपका, कोई अपने मन से ले लो, तो ई कॉमा एफ ले लिया। ऐसे यहाँ पर भी लिख लो ए कॉमा बी संक्रिया बी संक्रिया सी बी कॉमा सी नहीं सी कॉमा डी संक्रिया ई कॉमा एफ। अभी क्या करना, पहले इन दोनों को अंत के दोनों को देखेंगे, बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, आप इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो तो क्या बनेगा, ए कॉमा बी संक्रिया सी कॉमा डी संक्रिया ई कॉमा एफ। आपको इन दोनों का लेना है। इस कोष्टक में परिभाषा लगा दो बेटा। तो परिभाषा लगाओगे तो ये ऊपर का ही छाप देते हैं उठाकर। तो क्या बनेगा, ए सी बी सी प्लस डी संक्रिया ई कॉमा एफ। दिमाग में बैठा लेना। ये तो फर्स्ट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सेकेंड। ये फर्स्ट ये सेकेंड। अब इसमें दोबारा लगाने का प्रयास करते हैं। तो ये ए सी कहाँ से आया था, पहले कोष्टक का पहला, दूसरे कोष्टक का पहला। तो पहले कोष्टक के पहले नंबर पे कौन है, ए सी कॉमा, दूसरे कोष्टक का पहले नंबर पर क्या है, ई नहीं गुणा कर दे, ई, ये हो गया ए सी ई कॉमा। ए सी क्या, बी सी फिर आया था कॉमा में, बी सी मतलब पहले कोष्टक का दूसरा कौन है, बी सी प्लस डी, फिर दूसरे कोष्टक का पहला ई प्लस में लास्ट वाला एफ आ जाएगा। उनको गुणा कर लो, ये बन जाएगा ए सी ई, फिर क्या बन जाएगा आपका बी सी ई, गुणा कर दे रहा हूँ, डी ई प्लस में एफ। ये तो हो गया लेफ्ट। ऐसे इसका राइट निकालते हैं। राइट हैंड साइड में आओगे तब राइट हैंड साइड में आपका ए कॉमा बी संक्रिया मिला हुआ है सी कॉमा डी संक्रिया ई कॉमा एफ, ये हो गया। तो यहाँ पर बात करोगे ए कॉमा बी संक्रिया, इसमें परिभाषा लगा दो। पहले कोष्टक का पहला, दूसरे कोष्टक का पहला कॉमा, दूसरे पहले कोष्टक का दूसरा नंबर और दूसरे कोष्टक का पहला नंबर प्लस में एफ, ये हो गया। फिर परिभाषा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा, ये फर्स्ट होगा ये सेकंड होगा। फिर परिभाषा दोबारा लगाओ, पहले कोष्टक का पहला, दूसरे कोष्टक का पहला कॉमा, दूसरे कोष्टक का पहले नंबर का इनटू में क्या था, बी सी। तो बी सी था तो क्या बनेगा, पहले कोष्टक, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ नहीं सही है। पहले कोष्टक का पहला और दूसरे कोष्टक का पहला, तो क्या है, पहले कोष्टक सी ई है, दूसरे कोष्टक बी सी है, पहले कोष्टक का पहला यहाँ पे क्या है, बी है, और दूसरे कोष्टक का पहले नंबर पे कौन है, सी ई, प्लस में दूसरे कोष्टक का दूसरा लिख दो, तो क्या बनेगा, डी ई प्लस है। अब देख लो क्या है, दोनों बराबर है, ए सी ई कॉमा कॉमा बी सी ई डी डी प्लस में एफ। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दी हुई संक्रिया साहचर्य नियम का पालन कर रही है। साहचर्य नियम का पालन कर रही है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद अपन बात करेंगे, साहचर्य हो गया, इसका तत्समक निकालते हैं। अब क्या निकालूंगा, इसका तत्समक निकालूंगा। तत्समक के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे माना दी हुई संक्रिया के लिए
तत्समक अवयव, वहां पे मैंने एक माना था स्मॉल ई, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, हर एक पद में कितने अवयव हैं, 2 हैं, तो आपको क्या मानना पड़ेगा, कुछ मान लेता हूं ई कॉमा एफ, जो भी मान लो आपका मन है। अब इस पे संक्रिया लगाते हैं अपन, तो ए कॉमा बी है, इस पे तत्समक अवयव का मैंने वो लगा दिया, तत्समक अवयव। आंसर क्या आएगा बेटा, किसी को परेशान नहीं करेगा, तो आंसर क्या आएगा, ए कॉमा बी ही आएगा। इसको बोल देंगे, यहाँ पे लिख देना तत्समक के परिभाषा से, तत्समक के परिभाषा से। अब इसमें तुम वो लगा दो जो संक्रिया की परिभाषा है। संक्रिया की परिभाषा अपने पास क्या दे रखा है बेटा, AC, पहले कोष्ठक का पहला, दूसरे कोष्ठक का पहला, कॉमा, पहले कोष्ठक का दूसरा, पहले कोष्ठक का दूसरा और दूसरे कोष्ठक का पहला, प्लस में F, बराबर में A कॉमा B। ये क्या है, क्रमित युग्म, 2 है, कॉमा लगा है, छोटे कोष्ठक में क्रमित युग्म। आपको सिलेबस में पढ़ा होगा कि यदि 2 क्रमित युग्म बराबर होते हैं, 2 क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी आपस में बराबर होते हैं। इस लाइन को लिखोगे यहाँ पर, यदि 2 क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यदि 2 क्रमित युग्म बराबर होते हैं तो उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। संगत का मतलब क्या होता है, इस कोष्ठक का पहला नंबर, इस कोष्ठक का पहला नंबर, इस कोष्ठक का दूसरा नंबर, इस कोष्ठक का दूसरा नंबर, ये संगत है। तो यहाँ पर कौन है, ए ई, बराबर में कितना आ गया आपका, ए आ गया, ठीक है, एक समीकरण ये मिल गया। दूसरा क्या मिलेगा, बी प्लस में एफ, बराबर में कितना मिल जाएगा, बी। आपको ई और एफ का मान निकालना है, मेनली क्या काम करना है, ई और एफ। तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से आपको क्या दिया है, ए ई बराबर ए, ई का मान ए बटे ए, ई का मान कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ई का मान समीकरण 2 में रख दो, ई का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखोगे, देखो यहाँ पर क्या है, बी है, बी ई हो गया, प्लस में एफ है, एफ, अच्छा यहाँ पर ई का मान मुझे 1 रखना है यहाँ पर, देखो तो ये हो गया बी ई का मान 1 प्लस में एफ, बराबर में क्या आ गया, बी, ये हो जाएगा बी एफ, बी एफ का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तत्समक अवयव, यहाँ से तत्समक अवयव क्या हो जाएगा, आपका क्या माना था, ई कॉमा एफ, तो ई कॉमा एफ आया मांगा था, तो ई का मान कितना निकाला हुआ है, 1, और एफ का मान क्या आ गया, 0। तो तत्समक अवयव क्या हो जाएगा आपका, 1,0 है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन बड़ा सा है, समझते रहना आप सब। आपको हो सकता है एग्जाम में ये बोलते कि इस संक्रिया के लिए आप क्रम विनिमय को सिद्ध कीजिए, साहचर्य को सिद्ध करें, या तो ये बोल देगा तत्समक निकाल लो और उसका प्रतिलोम निकाल दो, आधा कर देगा, लेकिन ऐसे देगा तो बहुत बड़ा सा हो जाएगा, 2 नंबर का ही आएगा। तो कुछ इसमें आधा पार्ट करके पूछ सकता है आपसे। अब बात करते हैं लास्ट में इसका प्रतिलोम अवयव निकालने के लिए, देख लो। अब आते हैं लास्ट में, प्रतिलोम अवयव के लिए। तो अब मानेंगे, माना ए कॉमा बी का प्रतिलोम अवयव, कुछ मान लो 2 में ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सारा कार्यक्रम किस पे चल रहा है, 2 पे, तो सारी कहानी आपको 2 पे ही ले जानी है। एक्स कॉमा वाई मान लिया, तो आपको यदि ए कॉमा बी करोगे, संक्रिया किससे करोगे, एक्स कॉमा वाई, तो क्या मिलेगा, तत्समक। तत्समक इसका क्या आया था, 1,0 या 0,1, ई का मान 1 आया था और इसका मान 0 आया था एफ का, ठीक है। ऐसे परिभाषा लगा दो, तो क्या बनेगा, जब इसमें करते हैं ए एक्स कॉमा में बी एक्स प्लस में वाई,
बराबर में 1,0। यहाँ पर वही लिखोगे, यदि दो क्रमित युग्म समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। लिख लेना इस लाइन को। तो अब बराबर कर दो, तो यहाँ से ax बराबर में कितना आ गया 1, यहाँ से x का मान कितना आ गया 1/a। यहाँ पे क्या है bx प्लस वाई बराबर 0, x का मान रख दो, x का मान 1/a प्लस वाई बराबर 0, यहाँ से y का मान क्या आ गया -b/a। तो a, b का प्रतिलोम अवयव, a, b का प्रतिलोम अवयव क्या निकाल दिया हमने, x का मान क्या आ गया 1/a और b का मान क्या आ गया -b/a आ गया। ये होगा आपका। तो इसके आधार पे आप 1.1 उदाहरण में जो भी क्वेश्चन वर्क कराएंगे, कल लास्ट टॉपिक रहेगा आपका इसका। ओके, बाय बाय।